Today we shall learn about the topic transformation in English grammar. First of all, we must know the meaning of transformation. What is the transformation? How do we take the process to change one sentence, to change from one form of the sentence from the another sentence? ट्रांसफॉर्मेशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यानी ट्रांसफॉर्मेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रांस प्लस फॉर्मेशन। ट्रांस का मीनिंग है बदलना, फॉर्मेशन का मीनिंग है रूप, स्ट्रक्चर, संरचना। हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सेंटेंस के एक रूप को सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, लेकिन उसका मूल भाव नहीं बदलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू द अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Or we can say that we change the sentence just like affirmative sentence into the negative sentence. First of all, we take remove adverb to. स्क्रीन पर देखिए छात्रों, remove adverb to. To means होता है more than required, मीन्स आवश्यकता से भी अधिक, ज़्यादा, अति। T-2 ये एडवर्ब है और ये नेगेटिव सेंस देती है। इसका मीनिंग होता है अति या ज़्यादा। सबसे पहले हम देखते हैं कि T-2 को किस तरह से हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं। रूल्स फॉर रिमूविंग एडवर्ब टू। फर्स्ट ऑफ ऑल, T-2 इज़ रिप्लेस्ड बाई सो। इसका मतलब है कि T-2 के स्थान पर सो का यूज करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सो का मीनिंग होता है इतना। इसके साथ सेंटेंस में T-2 के साथ में टू से उसी सेंटेंस में 2 + V1 आता है। 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं, मीनिंग देयर बाई इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड बाई प्लेसिंग 2 बिफोर द V1 वर्ब फर्स्ट। 2 + V1 इज रिप्लेस्ड बाई दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट। हम ये कह सकते हैं T-2 के स्थान पर दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, देन कैनॉट और कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का यूज करते हैं। ये आपको समझ लेना चाहिए। T-2 के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और T-2 जो वर्ब से पहले आ रहा है, इन्फिनेटिव वर्ब से इन्फिनेटिव में आ रहा है, उससे पहले हम दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कैनॉट, कुड नॉट, फिर जो सेंटेंस रिमेनिंग ऑफ द पार्ट होता है उसको हम प्लेस कर देते हैं। लेट अस सी some different examples. He is too old to walk. वह दौड़ने के लिए अति वृद्ध है, अति बूढ़ा है।
अति की वृद्धावस्था का परिणाम इफेक्ट उसकी वॉक पर पड़ रहा है। चल नहीं सकता, नेगेटिव सेंस है इसका T2 का। वह दौड़ने चलने के लिए अति वृद्ध है, इसका मीनिंग है अति वृद्ध है, तो इसका मतलब है कि वह चल नहीं सकता। इसको चेंज किया है, कैसे चेंज किया है देखिए। ही इज़ सो T2 के स्थान पर सो का यूज किया है। दैट TO2 है, उसके स्थान पर दैट सब्जेक्ट कैनॉट का यूज करते हैं। तो देखिए दैट का यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट किया है। दैट के बाद में सब्जेक्ट को प्लेस करते समय, रखते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कीप इट इन योर माइंड, कि सब्जेक्ट एक तरह से यूज नहीं होता है यहाँ। यदि इस कार्य को, वॉक को करने वाला सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट को हम दैट के बाद रख देते हैं। देखिए कार्य करने का, वॉक करने का कार्य कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो यही सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट को हम दैट के बाद रख देंगे। और हम सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट कोई लिविंग बीइंग है, सजीव है, तो उस सजीव को ही, यानी दैट के बाद वह सजीव सब्जेक्ट ही आता है। मान लीजिए ही के स्थान पर कोई नाम होता, किसी लड़के का नाम होता, मोहन, सोहन, तो हम दैट के बाद ही का यूज करते। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सब्जेक्ट कोई लिविंग बीइंग है, तो दैट के बाद सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज करते हैं। मीनिंग देयर बाय, अर्थात ये दैट टू के बाद में जितना भी पोर्शन आता है सेंटेंस का, रिमेनिंग पार्ट होता है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल जाता है। जैसा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक भाग होती है। क्लॉज का मतलब उपवाक्य होता है, जो कि सिंथेसिस के अंतर्गत आता है। सेकंड एग्जाम्पल्स लेते हैं। द मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। मिल्क पीने के लिए अति गर्म है। वैसे भी देखें, सब्जेक्ट के स्थान पर मिल्क है और कार्य जो हो रहा है आपका इस सेंटेंस में ड्रिंक हो रहा है, पीने का कार्य हो रहा है। पीने का कार्य मिल्क नहीं कर सकता है। और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग चीज़ है, कोई थिंग है, तो दैट के बाद सब्जेक्ट वन या एनी वन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में कार्य करने वाले का पता नहीं होता है, अननोन होता है। सब्जेक्ट जो अननोन होता है ऐसे वाक्यों में, इसलिए हम क्या करते हैं कि दैट के बाद एनी वन या वन का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, वस्तु हो, तो दैट के बाद सब्जेक्ट हम यूज करते हैं एनी वन या वन। देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाया है। द मिल्क इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट। वन, दैट के बाद वन का यूज किया है क्योंकि यहाँ ड्रिंक करने वाले का पता नहीं है। वन कैन नॉट ड्रिंक इट। यहाँ आपको लगेगा कि इट क्यों लगाया है। इस क्लॉज को देखें, वन कैन नॉट ड्रिंक इट। इस क्लॉज को अगर एनालाइज करते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर इस क्लॉज में देखें, वन इसका सब्जेक्ट है, ड्रिंक इसकी मेन वर्ब है। ड्रिंक का कार्य, जो ड्रिंक का जो मीनिंग है, ड्रिंक का जो सेंस है, वो पूरा नहीं हो रहा है। इसका सेंस निकालें। कोई पी नहीं सकता। ये सेंटेंस ड्रिंक का मीनिंग पूरा, इस सेंटेंस में ड्रिंक का मीनिंग कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। इस ड्रिंक के मीनिंग को पूरा करने के लिए हमें यहाँ जो चीज़ पी जा रही है, उस चीज़ को यहाँ रखना है, उस नाउन को यहाँ रखना है। जैसे ड्रिंक द मिल्क, कायदे में देखा जाए तो मिल्क आना चाहिए,
लेकिन हम नाउन का यूज़ बार बार नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मिल्क एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए हमने उसके स्थान पर इट का प्रयोग किया। अगर सजीव कोई वस्तु होती तो हिम, हर या बहुवचन होता, प्लुरल होता तो देम का यूज़ करते। Let us see the next example. The question was too difficult for me to to solve. The question was too difficult for me to solve. यह क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करने के लिए अति डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए, फॉर मी से निश्चित कर दिया कि सॉल्व करने का कार्य फॉर मी मैं कर रहा हूँ, अर्थात मेरे लिए ये क्या है, डिफ़िकल्ट है। यदि किसी वाक्य में फॉर मी, फॉर अस इस तरह से किसी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं तो हम उस ऑब्जेक्टिव केस को हटा देते हैं। फॉर मी सहित हटा देंगे, उसको फॉर भी हटा देंगे और ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ये दैट के बाद इस सब्जेक्ट को लगाएंगे, क्योंकि इससे निश्चित है कि कार्य सॉल्व करने का कार्य मी कर रहा है। तो देखिए कैसे चेंज कराएं इसे। जैसे हमने कहा है कि यदि फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो तो उसे नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देते हैं और दैट के बाद उसका सब्जेक्ट केस सब्जेक्ट के रूप में उसे यूज़ करते हैं। जैसे द क्वेश्चन वॉज सो डिफ़िकल्ट दैट आई, देखिए आई का यूज़ किया फॉर मी हटा करके, आई सब्जेक्ट के स्थान पर, कुड नॉट, क्योंकि वॉज यूज हो रहा है यहाँ पास्ट टेंस है इस सेंटेंस में, इसीलिए हमने कुड नॉट का प्रयोग किया है। कुड नॉट सॉल्व इट, सॉल्व के बाद इट आ रहा है, इधर इट दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा कट गया है, इसको ध्यान रखना। या सॉल्व के बाद में इट है। इस तरह से फॉर मी आता है तो आई में चेंज कर देंगे, फॉर अस हो तो वी में चेंज कर देंगे, फॉर हिम है तो ही में चेंज करेंगे, फॉर हर है तो शी में चेंज करेंगे, फॉर हिम है तो ही में चेंज करेंगे, फॉर देम है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, दे में नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द बॉक्स इज़ टू हैवी टू बी लिफ्टेड। देखिए इन्फिनेटिव जो आ रहा है टू बी लिफ्टेड, बी प्लस वर्ब थर्ड आ रहा है, यानी यह इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में है। यदि इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में हो तो दैट के बाद सब्जेक्ट, प्रथम सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट आ रहा है सब सेंटेंस में उसी के अनुसार हम दैट के बाद रखते हैं। यानी सब्जेक्ट क्या रहा है, बॉक्स, बॉक्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब यह पैसिव वॉइस में हो, इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में हो। जैसे द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट इट कैनॉट बी लिफ्टेड, यानी हमने इट का यूज किया है यहाँ बॉक्स के स्थान पर, क्योंकि बॉक्स के लिए हमने इट का यूज। ऐसे भी एक एग्जांपल और भी आ सकता है, जैसे ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। टू बी अंडरस्टूड ये पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में होता है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो सब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस में उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम दैट के बाद सब्जेक्ट रखते हैं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। यहाँ लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग से मतलब नहीं है, कोई सब्जेक्ट चाहे नॉन लिविंग हो, पर्सन हो, थिंग हो, लेकिन हम दैट के बाद उसी के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। ऐसे मान लो अगर टू के बाद में बी आ रहा है फिर भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही दैट के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। मैंगोज, मैंगोज क्या है, प्लुरल है, इसीलिए हमने यहाँ दैट के बाद दे का यूज़ किया। यदि किसी वाक्य में सेंटेंस में केवल TOO हो, अर्थात इन्फिनेटिव ना आ रहा हो, 2 + V1 न हो, तो हम TOO के स्थान पर सो का यूज नहीं करते। TOO इज़ रिप्लेस्ड बाय एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मीनिंग होता है अत्यधिक, एक्सट्रीमली,
ओवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब केवल T2 हो, दूसरा 2 जो V 2 + V1 ना हो, इन्फिनेटिव ना हो, तो हम 2 के स्थान पर इन एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में से कोई भी एक को T2 के स्थान पर रखते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सट्रीमली, ओवर, एक्सेसिवली को T2 के स्थान पर यूज़ करते हैं, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हम जो एडजेक्टिव आ रहा है सेंटेंस में उसके बाद रखते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, द रूम इज़ टू हॉट। द रूम इज़ 2 के स्थान पर आप एक्सट्रीमली, ओवर, एक्सेसिवली कोई भी यूज़ कर सकते हैं हॉट, लेकिन रूम के यानी आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जो एडजेक्टिव है हॉट उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करेंगे। हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को उस एडजेक्टिव के बाद यूज़ करते हैं जो एडजेक्टिव आया है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं, शी इज़ टू प्राउड टू बैग। और इसका मीनिंग है वह भीख मांगने के लिए या मांगने के लिए अति घमंडी है। इस वाक्य से उसका स्वभाव, नेचर प्रकट हो रहा है। यदि किसी वाक्य से किसी व्यक्ति का स्वभाव प्रकट होता है तो हम कैन के स्थान पर, ऐसे वाक्यों में कैन के स्थान पर डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे लिखा है, शी इज़ सो प्राउड दैट शी डज नॉट बैग। वह उतनी घमंडी है कि वह मांग नहीं सकती। अर्थात इस तरह के मैंने आपको T2 रिमूव टू कुछ एग्जाम्पल्स दे करके समझाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आप पूछ सकते हैं।